बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो इंटरनेट पे मॉडल पेपर अवेलेबल है 12th की बायोलॉजी का, उसको सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिए कि इस मॉडल पेपर के जो आंसर दिए गए हैं उसमें ढेर सारी गलतियां हैं, तो आंसर वहां से नहीं देखना है, आपको अपने नोट से एनसीईआरटी से आंसर को कंफर्म करना है, और मैं तो यहाँ पे करा ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखो, ये जो मॉडल पेपर है शुरू में हम लोग को बताया गया है कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव 70 पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, और उनमें से 35 का जवाब देना है। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो 20 पूछे जाएंगे, उसमें से 10 का जवाब देना है, और जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो कुल 6 पूछे जाएंगे, उसमें से 3 ही का आपको जवाब देना है। हम लोग का टारगेट है आज के सेशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन्हीं को देखना कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हम लोगों ने जो इतने साल जो 2 साल पढ़ाई की है तो क्या हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, हमारे नोट्स हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप फ्रॉम लिव्स। कहता है कि किस प्लांट में लिव्स, यहां देखना, किस प्लांट में पत्तियों में एडवेंटिशियस बर्ड होते हैं और उनसे नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर अदरक, केला, डालिया और ब्रायोफाइलम ऑप्शन है। ध्यान रखना कि पत्तियों से जो नए प्लांट आते हैं उसमें आंसर होगा ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम हम लोग पत्थर चट्टा को कहते हैं, अपने यहाँ ये प्लांट खूब मिलता है। तो ब्रायोफाइलम, इसकी पत्तियों का उपयोग लोग पथरी जिनको हो जाता है तो उसको गलाने के लिए करते हैं, उसको चबा करके और निगल जाते हैं तो पथरी को गलाने में ये सहायता करता है। तो ब्रायोफाइलम तुमको याद कर रखना है, पत्थर चट्टा भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। यहाँ देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मियोसिस डज नॉट अकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। कहता है कि किस तरह के जीवों में, ऑर्गेनिज्म में गैमेट का निर्माण मियोसिस के द्वारा नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, गैमेट तो बनते ही मियोसिस के द्वारा है, ये तो अपवाद वाली बात हो जाएगी, एक्सेप्शन वाली बात हो जाएगी। जो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्रोमोसोम का एक ही सेट रहता है, डिप्लॉयड में क्रोमोसोम का 2 सेट रहता है, मनुष्य डिप्लॉयड है क्रोमोसोम का 2 सेट, और चिंपांजी भी डिप्लॉयड होते हैं तो क्रोमोसोम का 2 सेट पाया जाता है। तो इस हिसाब से देखो तो जो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं इनमें तो पहले से ही क्रोमोसोम का एक सेट है, तो इसलिए इन्हीं में क्या होगा, इन्हीं में मियोसिस के द्वारा गैमेट निर्माण होगा। अगर माइटोसिस के द्वारा गैमेट निर्माण होगा, मियोसिस नहीं होगा, इनमें होगा माइटोसिस के द्वारा। और एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जो मेल हनी बीज होते हैं, एग्जाम्पल अगर देखोगे तो जो मेल हनी बीज होते हैं, नर मधुमक्खी, मेल हनी बीज, इन्हीं में क्या होता है, इन्हीं में माइटोसिस द्वारा गैमेट का निर्माण होता है, मतलब मियोसिस नहीं होता है। आंसर क्या लगा दिया जाएगा, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म या अगुणित जीव। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं तो निम्नलिखित में से कौन असत्य है पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक बात है, ये पढ़ा हुआ है आपने कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल ही सीड में, बीज में परिवर्तित हो जाता है। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर ओवीपेरस। रेप्टाइल्स और बर्ड्स ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस बोलते हैं अंडा देने वाले को, अंड प्रजकों को, तो ये बिल्कुल सही है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स भी, बर्ड्स क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। अर्थवर्म इज मोनेसियस। अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट है, मोनेसियस है, मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलते हैं, तो ये क्या है, स्टेटमेंट सही है। जेम्यूल्स फॉर्मेशन अकर इन हाइड्रा। जेम्यूल का फॉर्मेशन हाइड्रा में होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। जेम्यूल का फॉर्मेशन हाइड्रा में ना, ये होता है एस्पॉन्जेज में, ये होता है एस्पॉन्जेज में। तो चलिए आंसर हो जाएगा डी, ये स्टेटमेंट गलत है। काली मिर्च के बीज, मतलब इंसिड्स ऑफ पीपर रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस परसिस्ट विच इज कॉल्ड। कहता है कि पीपर में, काली मिर्च में न्यूसेलस का भाग, कुछ भाग बचा हुआ रह जाता है। ये कब की कहानी है, ये है कि फर्टिलाइजेशन हो गया और ओव्यूल किस में चेंज हो गया, सीड में। तो जो न्यूसेलस रहता है ओव्यूल का, वो तो डीजेनरेट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट में आप पड़े हुए हैं, जैसे एक ये पीपर है,
काली मिर्च, दूसरा चुकंदर है, बीट। इन सब में क्या होता है कि न्यूसेलस का कुछ भाग बचा हुआ रह जाता है, उसी को हम लोग परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। पेरिस्पर्म दिया होगा, ये देखो पेरिस्पर्म, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू विच स्ट्रक्चर। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी का वाल है ये किस में चेंज हो जाता है? तो ये ओवरी का जो वाल है ये बदल जाता है फ्रूट वाल में, फल के वाल में, फ्रूट वाल में। तो फ्रूट वाल को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूट वाल को पेरिकार्प कहते हैं। ध्यान रखना है, फ्रूट वाल को क्या कहता है? पेरिकार्प कहा जाता है। तो ये भी हो गया आपका आंसर। अगला, इफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए तब इसको क्या कहेंगे? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो और ओव्यूल से क्या बन जाए? सीड बन जाए, तो इसको हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। आप लोगों ने ये बात पढ़ा हुआ है कि एपोमिक्सिस क्या है? एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, याद करके रखिएगा। ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो नकल किसकी करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो एपोमिक्सिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज। पोलन ग्रेन जीवाश्म के रूप में अच्छे से सुरक्षित संरक्षित रहते हैं। क्यों रहते हैं? इसका कारण क्या है? ये जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे थे तो आपको बताया था उसमें 2 लेयर होते हैं, बाहर वाले को एक्साइन, अंदर वाले को इंटाइन कहते हैं। जो एक्साइन है वो बहुत ही प्रतिरोधी, हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल से बनता है और उस मटेरियल का नाम है स्पोरोपोलेनिन। तो एक्साइन और उसमें उपस्थित स्पोरोपोलेनिन के कारण ही क्या होता है? पोलन ग्रेन्स लंबे टाइम तक क्या रहते हैं? प्रिजर्व्ड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। देखो तो ऑप्शन वाल हैज एक्साइन ऑफ स्पोरोपोलेनिन, इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट हैप्लॉइड। कौन सा सेल हैप्लॉइड नहीं है? इनमें से कौन सा सेल हैप्लॉइड नहीं है पूछ रहा है, मतलब एन नहीं है। स्पर्माटोगोनिया मदर सेल होता है, ये स्पर्म बनाने वाला 2n होता है। स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड, हाँ। सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट हैप्लॉइड होता है और स्पर्माटोजोआ मतलब स्पर्म, ये भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो कौन सा सेल हैप्लॉइड नहीं है? स्पर्माटोगोनिया हैप्लॉइड नहीं है। ये जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन आप लोग पढ़े थे स्पर्माटोजेनेसिस, वहीं से क्वेश्चन आ गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव या श्रवण करता है? देखो तो जब भी रिलीजिंग हार्मोन की बात आएगी तो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए एक ही अंग, और वो है हाइपोथैलेमस। ब्रेन का ये पार्ट है, थैलेमस के नीचे होता है, फोर ब्रेन में छोटा सा भाग 4 ग्राम का, यही क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, मैं याद दिलाता हूँ, कहाँ पढ़े थे? जो आप लोग पढ़ रहे थे स्पर्माटोजेनेसिस का कंट्रोल, तो उसी टाइम में हम लोगों ने बात पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, ये जाकर एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करते हैं और तब वहां से LHFSH निकलता है जो बाकी क्या प्रोसेस पूरा करता है। तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओव्यूलेशन अकर्स आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। कौन सी प्रक्रिया के बाद ओव्यूलेशन होता है? अंडोत्सर्ग होता है, मतलब ओवरी से अंडा रिलीज होता है, फीमेल गैमेट रिलीज होता है। तो याद करिए, ये भी आपको बताया था कि जब LH का लेवल फीमेल बॉडी में बढ़ता है, जब LH का लेवल बढ़ जाता है फीमेल बॉडी में, तब क्या होता है बताओ? उसको हम लोग कहते हैं LH सर्ज, और जब LH सर्ज होता है तो ओव्यूलेशन होता है। तो आंसर हो जाएगा LH सर्ज। देखते चलिएगा, ये सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, आपके नोट्स में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, नॉर्मली द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के गर्भकाल के किस मंथ में फीटस में, भ्रूण में, जो माता के बॉडी के अंदर जो जीव है उसमें मूवमेंट शुरू हो जाता है? इसका तो पूरा चार्ट ही आपको एक बनवाया हुआ है कि किस मंथ में क्या चेंज होता है। तो 5th मंथ में, 5वां मंथ में क्या हो जाता है? फीटस के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी
परमानेंटली इन मेल, कहता है कि मेल में जो गर्भधारण है असल में तो ऐसा होता नहीं है, गर्भधारण तो फीमेल में होता है, लेकिन यहाँ कहने का सेंस ये है कि मेल का जो प्रजनन क्षमता है, जो संतति उत्पन्न करने की क्षमता है, उसको रोकने के लिए परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, तो उसके लिए है कि भाई हम क्या करें, जो वास डिफरेंस है उसी को काट दें, उसको कहते हैं वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग पूर्णतया उपचार योग्य है? पूर्णतया उपचार योग्य हेपेटाइटिस बी होता है वायरस से, जेनिटल हार्पिस वायरस से, एड्स वायरस से। अभी इनका पूर्णतः उपचार नहीं संभव है, इनका क्योर संभव नहीं है। सिर्फ सिफिलिस जो है इसका उपचार संभव है। यहां देखिए आंसर जो पिछला क्वेश्चन था उसका हो जाएगा सिफिलिस। आगे बढ़ जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो टू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज। कहता है कि जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो का फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाए। अरे क्यों ट्रांसफर करेंगे, कहां से ट्रांसफर करेंगे? तो आपको पढ़ाया है टेस्ट ट्यूब बेबी, याद है ये? तो हम क्या करते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में मेल और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन करा करके जाइगोट बना लेते हैं। अब क्या है, इस जाइगोट को या फिर इस जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट हो जाए, ये मोरुला वगैरह स्टेज में आ जाए, तो उस अर्ली एम्ब्रियो को हम क्या करते हैं कि उठा करके सीधे मदर के फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, फीमेल बॉडी में फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं JIFT, नहीं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये लाइन, ये स्टेटमेंट आपके NCERT का है। आगे बढ़ते हैं बाबू, आप कंफर्म करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, एकदम सा इजी क्वेश्चन, विच वन इज जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? एक संकर क्रॉस का F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है ना, ये कौन सी बड़ी बात है? जब जीनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहा है तो हो जाएगा 1:2:1, नहीं 1:2:1। अगर यही फेनोटाइपिक रेशियो पूछता तो कहते 3:1। 9:3:3:1 ये है क्या फेनोटाइपिक रेशियो किसका? ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। और 1:1 1:1 ये किसका रेशियो है? ये है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का। तो ये सारा रेशियो आपको पढ़ाया हुआ है, आपको याद करना है, ठीक है। यहां पर जो क्वेश्चन है कि भाई F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो 1:2:1 होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फेनाइलकीटोनुरिया। इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, सिर्फ ध्यान दे के क्वेश्चन पढ़ना है आपको, ऐसा ना हो कि आप करेक्ट समझ के उत्तर चुनने लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फेनाइलकीटोनुरिया। फेनाइलकीटोनुरिया को लेकर के कौन सा करेक्ट असत्य है? फेनाइलकीटोनुरिया कहाँ पढ़े हैं पहले याद करिए, है क्या ये? फेनाइलकीटोनुरिया जब आप जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, अनुवांशिक रोग, तो वहां पर पढ़ा था फेनाइलकीटोनुरिया ऑटोजोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हम लोग लिखे हुए हैं। ऑटोजोम पर इसका जीन रहता है और कैसा है ये? रिसेसिव जीन। और डिसऑर्डर कैसा? मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होला तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब देखते हैं आंसर, ऑप्शन देखते हैं, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये स्टेटमेंट सही हो गया, इनबॉर्न मतलब जन्मजात है ये मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम। ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, ये भी सही हो गया ना ऑप्शन, ऑटोजोम पर ही रहता है इसका जीन, रिसेसिव रहता है। हाई लेवल ऑफ फेनाइल एलानिन एंड फेनाइल पाइरुवेट, बॉडी के अंदर फेनाइल एलानिन और फेनाइल पाइरुवेट का लेवल हाई होता है। अब देखो हम लोगों ने लिखा था फेनाइल पाइरुविक एसिड, फेनाइल पाइरुविक एसिड, तो बात वही है बाबू, फेनाइल पाइरुवेट कुछ अलग चीज नहीं है, फेनाइल पाइरुविक एसिड नहीं है। तो जब क्या होता है फेनाइलकीटोनुरिया में कि भाई जो एंजाइम बनना होता है फेनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलने वाला, फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, वही नहीं बनता है। नहीं बनता है तो फेनाइल एलानिन धीरे धीरे करके फेनाइल पाइरुवेट में बदलना शुरू हो जाता है। तो ये तो तय हो गया ना कि जिस व्यक्ति में ये समस्या होगी, जिसको ये बीमारी होगी, उसमें इन दोनों का लेवल क्या होगा? हाई होगा। तो ये भी सही है, हम लोग को असत्य खोजना है तो असत्य डी ही होगा, पढ़ के देख लिया जाए। फेनाइल एलानिन एंड फेनाइल पाइरुवेट आर नॉट एक्सक्रीटेड बाई
किडनी, किडनी के द्वारा उत्सर्जित नहीं किए जाते, ये गलत बात है, किडनी के द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं, इसलिए यह यूरिन में, पसीना में बाहर निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया, इसका मतलब यही हमारा सही आंसर होगा। क्लियर हो रहा है बात, आगे बढ़ जाते हैं। According to Mendel, something is established passed down unchanged from parent to offspring through the gametes, which was referred as, उसको क्या कहते हैं, कहता है मेंडल, कि मेंडल के अनुसार कुछ ऐसी चीज है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, मतलब कि जो माता पिता हैं, जनक हैं, उनसे उनके बच्चों में लगातार जो है वो पास करते रहती है, ट्रांसफर होते रहती है, अग्रसरित होते रहती है। नहीं, मेंडल साहब ने उसको क्या कहा था, ध्यान सुनिएगा, उन्होंने क्या कहा था लिखा हुआ, उन्होंने का मतलब किसने, मेंडल ने क्या कहा था, बस में आ रहा है, हमने क्या कहा था, जेनसन ने क्या कहा था, ये नहीं कह रहा है, मेंडल साहब ने क्या कहा था। मेंडल साहब ने उसको कारक या फैक्टर कहा था, ये आप पढ़े हुए हैं। जीन शब्द तो बाद में है, नहीं, जोहानसन का दिया हुआ शब्द है, तो जीन बाद में आया, और एक जीन के अलग अलग रूप को हम लोग एलील कहते हैं, तो ये होगा नहीं, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। आगे बढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सो मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कह रहा है। एक्सो मेल टाइप का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने जो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है उसमें पढ़ा था एक्स 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 ओ टाइप, तो बताया था कि एक्स एक्स फीमेल को बताएगा और एक्स ओ मेल को बताएगा, वही लिख रहा है यहाँ पर कि एक्सो मेल टाइप का, नर प्रकार का। ठीक है, तो ऐसा किसमें पाया जाता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, नोट्स खोल के देखना ना, वहाँ पे लिखाया था कि एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। और देखो एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, ग्रास हॉपर सीधे तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ होगा, टिड्डे जो होते हैं उन्हीं में ऐसा पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है कि जो डीएनए का बैकबोन होता है, डीएनए का बैकबोन नहीं, वो किस चीज से बना होता है, तो याद करना पड़ेगा ना हम लोग को, ये डीएनए का बैकबोन याद करो, नहीं, इनको जोड़ने वाला बेस पेयर, यहां देखो, इनको जोड़ने वाला बेस पेयर। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐसे बीच से बांट देते हैं, तो ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हो गए। अब डीएनए के दो स्ट्रैंड में देखो यहां से ये वाला जो डंडा हम लोग खींचे थे, यही बैकबोन है, तो बैकबोन बनता है सुगर फॉस्फेट से। किससे बनता है, सुगर फॉस्फेट से। इसी में जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, सॉरी हमने जोड़ दिया फॉस्फेट में ना, ये होना कहाँ चाहिए बताओ, ये होना चाहिए शुगर के साथ, तो ये शुगर इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा फॉस्फेट, और ये रहेगा क्या, नाइट्रोजनस बेस। अब ये हो गया न्यूक्लियोटाइड, तो देख रहे हो ना, बैकबोन बनता है शुगर फॉस्फेट से। तो खोजो शुगर फॉस्फेट कहाँ है, ये स्टेटमेंट तुम नोट्स में लिखे भी हुए हो, देखो यहाँ पर है सी, शुगर फॉस्फेट। डीएनए का जो बैकबोन है वो किससे बना होता है, शुगर फॉस्फेट से बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who propounded सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, लिख दिया है हिंदी में, बड़ा काम किया, लिखा मूल सिद्धांत, मैंने जो साइंटिस्ट दिया था वो तो कौन सा था बताओ, वो साइंटिस्ट था क्रिक। सेंट्रल डॉगमा को किसने प्रस्तुत किया था, क्रिक ने प्रस्तुत किया था। सब आसान से क्वेश्चन है, सब नोट्स में तुम्हारे अवेलेबल हैं, वहीं पर जाके रिवीजन करना है आपको। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटीन प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, किसके लिए, कि जो न्यूक्लियोसोम में प्रोटीन होते हैं उनके लिए। न्यूक्लियोसोम को थोड़ा याद करते हैं, न्यूक्लियोसोम होता क्या है, न्यूक्लियोसोम याद करो वो ऑक्टामर है, सॉरी न्यूक्लियोसोम क्या है, तो न्यूक्लियोसोम जब डीएनए का पैकेजिंग हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था कि ये मान लो कि एक ऑक्टामर है जो हिस्टोन प्रोटीन से बना है, और इसके ऊपर में ये डीएनए का रैपिंग है, रैपिंग को हम लोगों ने ऐसे दिखाया था, याद करो, डीएनए ऐसे इसमें लिपट जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, अब बाहर में एक और हिस्टोन H1 नहीं, अब क्या है, अब ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा न्यूक्लियोसोम। तो पूछता है कि न्यूक्लियोसोम में प्रोटीन के बारे में कौन सा सूचना सही नहीं है, नॉट ट्रू है, तो यहां देखो तो नॉन हिस्टोन, यहां देख बाबू दिया है नॉन हिस्टोन, हिस्टोन तो हिस्टोन तो रहता ही है, तो हिस्टोन तो सही है। अगर अगले ऑप्शन को देखा जाए तो लिखा है बेसिक प्रोटीन, तो हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होता है, ये भी सही बात है, हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होता है। और पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, तो हिस्टोन तो पॉजिटिवली चार्ज भी होता है। इसका मतलब है कि जो
पीछे वाले पेज में रह गया नॉन हिस्टोन, यही क्या है, गलत है। न्यूक्लियोसोम में नॉन हिस्टोन नहीं होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन का यूज जो है वो फिर हायर लेवल पैकेजिंग में होता है, मतलब न्यूक्लियोसोम बन जाए, फिर जब उसके बाद से क्रोमेटिड्स का पैकेजिंग होता है तो उस टाइम में क्या होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का यूज होता है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखो, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिटरमाइंड बाय, कहता है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसमें बायोकेमिकल नेचर कौन बताया था। तो सोचो जरा सा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़े कहाँ थे, जेनेटिक मटेरियल का खोज, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें 3 फेज हम लोग देखे थे। सबसे पहले देखा था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उसके बाद देखे थे एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट। अब फिर उसके बाद देखे थे हार्सी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने फाइनली बता दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पर देखो, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का केमिकल नेचर, बायोकेमिकल नेचर कौन बताए थे, ये बताए थे अवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आरएनए इज इनकरेक्ट, आरएनए को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन इनकरेक्ट है। देखो ध्यान से, इनकरेक्ट पे बड़ा जोर मारा है इस मॉडल पेपर में, असत्य है। देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ के। आरएनए हैज 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, आरएनए में 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है, बिल्कुल सही बात है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये तो आप खूब पढ़े हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए, ये ठीक बात है। यूरासिल प्रेजेंट इन आरएनए, ये भी बिल्कुल सही बात है बाबू, आरएनए में यूरासिल होता है। आरएनए में क्या नहीं होता है, आरएनए में थाइमीन नहीं होता है। नहीं, इसके बाद से आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन टीएमबी, टोबैको मोजाइक वायरस को टीएमबी कहते हैं, इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये भी सही बात है। हमने पढ़ा था कि आज के टाइम में भी कुछ वायरस हैं ऐसे जिसमें टीएमबी एग्जाम्पल है, जहां पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। बाकी क्या है, आरएनए मैसेज ट्रांसफर का काम करता है, और डीएनए जितने जीव हैं उन सब में जेनेटिक मटेरियल है। आगे बढ़िए। प्रेजेंस ऑफ 2OH इन एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी टू आरएनए, कहता है कि आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ भी कहना ये चाह रहा है, आपको जो पढ़ाया था कि आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है, जरा उसका डायग्राम देखना, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर ऐसा ही ना पढ़े थे हम लोग, कार्बन नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे था CH2OH, तो ये 5 हो गया। तो यहाँ देखो, तो कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप का उपस्थिति कह रहा है। तो जब कार्बन 2 पर OH ग्रुप रहेगा तो ये तो रिएक्शन को बढ़ा देगा ना, तो ये क्या करेगा, आरएनए के स्टेबिलिटी को घटाएगा। ये उल्टा बात लिख रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, बढ़ाएगा नहीं, ये क्या करेगा, आरएनए के स्टेबिलिटी को घटा देगा। हम लोगों ने डीएनए और आरएनए का तुलना किया था कि क्यों डीएनए श्रेष्ठ जेनेटिक मटेरियल है, अच्छा अनुवांशिक पदार्थ है। ये बात बताया था कि डीएनए में जो डिऑक्सीराइबोज होते हैं, तो वहाँ पर सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप नहीं होता है, इसके चलते डीएनए की रिएक्टिविटी कम होती है, उसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। तो देखो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट जो है ना, डी, यही गलत हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, चलो अगला है, 1 ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज डिसकंटिन्यूअसली रेप्लिकेटेड एंड दीज फ्रैगमेंट्स आर ज्वाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, उसमें से एक डिसकंटिन्यूअस बनता है। थोड़ा सा याद करो तो डीएनए के द्विगुणन को, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को ऐसा ही ना पढ़े थे, ये हो गया रेप्लिकेशन फोक। अब एक स्ट्रैंड सीधा बनता है, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, दूसरा खंडों में बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और इस खंड को, छोटे छोटे खंड हैं, इनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहा था। एक ही एंजाइम है जो इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ करके स्ट्रैंड को कंप्लीट करता है, और उसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज देख लीजिए ध्यान से आप लोग, हम लोग ऑलमोस्ट क्वेश्चन 24 तक पहुंच गए हैं। कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके नोट्स में नहीं है। वो जो शुरू में 1-2 जो क्वेश्चन निकला है ना, जो चैप्टर नंबर 1 का है, तो ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर 1 NCERT से डिलीटेड है, पता नहीं क्यों बिहार बोर्ड अब इसमें मजा ले रहा है। ये तो बोर्ड ही समझे, जो काम करना चाहिए ठीक से वो नहीं हो रहा है। मॉडल पेपर के आंसर दुनिया भर के गलत हैं, नहीं वो 1 टाइम प्रिंट होके आता है, उसका एक बार सर्वे किया सकता था आंसर का, तो वो नहीं किया जाएगा। और भी गलतियाँ हैं, हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। यहाँ देखिए, आप पूरी तरह से नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है, उसी से आपके सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहां देखिए, RNA polymerase 3 is not responsible for synthesis of which of the following। RNA polymerase 3 किसके संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? देखो यहाँ पे RNA polymerase 3, ये पढ़ा हुआ था कि यूकैरियोटिक सेल में 3 तरह के RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3। तो यहाँ पर जो RNA polymerase 3 है, किसका सिंथेसिस या संश्लेषण नहीं करता है? tRNA तो करता ही है नहीं, tRNA करता है, 5S RNA करता है और 5S rRNA करता है और snRNA भी करता है। ये सब तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है। hnRNA के सिंथेसिस के लिए RNA polymerase 3 रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, इन लैक ओपेरॉन वेयर डज रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड। कहता है कि लैक ओपेरॉन में रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ जाकर के जुड़ जाता है, नहीं कहाँ जाकर के बंध जाता है। जरा लैक ओपेरॉन को एक बार याद कर लेते हैं हम लोग। लैक ओपेरॉन बोलो, जीन का एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा समूह है, यहां देखना, जो बैक्टीरिया में, ई कोलाई बैक्टीरिया में लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अब यहां देखो, अब लैक ओपेरॉन में जीन होते हैं रेगुलेटर जीन या इनहिबिटर जीन, दूसरे होते हैं बोलो प्रोमोटर जीन, और तीसरे होते हैं ऑपरेटर जीन, और फिर ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स। अब देखो जरा सा, अब बोल रहा है कि भाई ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो किससे जाकर जुड़ जाता है? तो रिप्रेसर प्रोटीन जाके जुड़ता है इस ऑपरेटर से। ऑपरेटर यहां पे दिया भी हुआ है ए में ही, ऑपरेटर से। ठीक है, क्यों? जब लैक्टोज नहीं रहता है तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ जाता है, तो जो प्रोमोटर पर एंजाइम उपस्थित होता है RNA पॉलीमरेज, वो क्या होता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है और इसके कारण से स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो ध्यान रखना, रिप्रेसर प्रोटीन के जुड़ने का साइट लैक ओपेरॉन में कौन सा है? ऑपरेटर है। आगे बढ़िए, होमोलोगस स्ट्रक्चर शो व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जो हैं किस तरह के इवोल्यूशन को दर्शाते हैं? तो होमोलोगस समजात संरचनाएं, समजात अंग, किस तरह का इवोल्यूशन? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये एकदम साफ साफ आपके नोट्स में इवोल्यूशन चैप्टर में लिखा हुआ है, जहां पे आप होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन पढ़े हैं। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। कहता है कि एलील फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन किसी भी पॉपुलेशन में किसके कारण से होता है? ये कहाँ पढ़ा था बताओ? हार्डी विनबर्ग इक्वेशन में पढ़े थे हम लोग, याद है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम का जो लॉ था उसमें पढ़े थे। बोला था कि एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज हो सकता है नहीं अगर म्यूटेशन हो जाए, अगर जीन फ्लो हो जाए, अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए। सारा का डिफिनीशन तुमको लिखाया गया है। उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन कोडोन, प्रारंभन कोडोन, प्रारंभिक प्रकूट कौन सा है? ये होता है, बताओ, AUG। इसमें क्या पूछना है? AUG इसका आंसर होगा। आप क्या करिएगा, जा करके स्टॉप कोडोन खोजिएगा। यहां बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन डिजीज होता है? पूरा लिस्ट आपको मिला हुआ है। हम लोग तो स्टार्ट ही ऐसे किया था सिलेबस। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, यहां देखो लिखा हुआ है। मलेरिया प्रोटोजोआ से, रिंगवर्म्स फंजाई से, कोरोना वायरस से। और समझा रहा है ये? तो आंसर हो जाएगा टाइफाइड। ऐसे भी टाइफाइड और न्यूमोनिया, ये दो तुम्हारे सिलेबस में डिटेल में पढ़ना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज प्रिकसर ऑफ मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA का प्रिकसर कौन सा RNA है? तो mRNA जब यूकैरियोटिक सेल में बनता है तो उस समय वो पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। हम लोग बोले थे कि उसका प्रोसेसिंग होता है, याद है? कैपिंग होता है, टेलिंग होता है ना। तो ये सारा चीज जो है होने के बाद तब वो जो RNA है जो थोड़ा सा अनस्टेबल टाइप का है, जो प्रोटीन में पार्टिसिपेट करने लायक नहीं है, वो फिर स्टेबल mRNA बदल जाता है। तो mRNA का जो प्रारंभिक रूप है वह है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA, HNRNA। यहां पर होगा आंसर HNRNA। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट फैगोसाइटोज पैथोजेंस। पैथोजन को कौन नहीं खाते हैं, कौन भक्षण नहीं करते हैं? ये कहाँ पढ़ लिया था? ये पढ़े थे इम्यूनिटी में, और इम्यूनिटी में भी इनेट इम्यूनिटी में याद कर जाइए सेलुलर बैरियर।
सेलुलर बैरियर्स को। इसी में हम लोगों ने नाम पढ़ा था मैक्रोफैग्स का, न्यूट्रोफिल्स का, PMNL याद करना, नहीं, मोनोसाइट्स का। ये सब के सब क्या हैं, रोगाणुओं को खा करके नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो कौन नहीं खाता है पूछ रहा है, नॉट फैगोसाइटोज। तो आंसर क्या निकल के आएगा, RBC। क्लियर हो गया ये। अगला देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन है। इधर देखो तो प्रतिरक्षी अणु का मतलब हुआ एंटीबॉडीज। तो देखो तो एंटीबॉडीज के बारे में असत्य कथन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। यहां देखो एंटीबॉडी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई ये जैसे ऐसे अगर हम लोग सिंपल एक डायग्राम बना दें, देखो क्या बन रहा है, हड़बड़ काम गड़बड़ हो जाता है। यहां देखो यही हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, बढ़ के स्टेटमेंट कंप्लीट किया जाएगा। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। देखो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, हमको खोजना है गलत। देयर आर 2 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग चेन्स इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। 2 छोटा 2 बड़ा चेन होता है, H2L2 कहते हैं। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट इन हेवी चेन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ये गलत बात है, आपको बताया था कि एंटीजन बाइंडिंग साइट कहां होते हैं, एक हेवी चेन और एक लाइट चेन के बीच में होते हैं। तो यही स्टेटमेंट गलत तो निकल गया। अगला भी पढ़ लेते हैं। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये बात सही है, ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो यहां पर ऑप्शन सी ही गलत हो गया है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सोर्स ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का स्रोत कौन सा प्लांट है। तो मॉर्फिन है क्या, मॉर्फिन है एक तरह का ओपियोइड। हाँ, मॉर्फिन है ओपियोइड। और ये ओपियोइड कहां से प्राप्त होते हैं, तो ओपियम प्लांट से, ओपियम पॉपी प्लांट से। और इस ओपियम पॉपी प्लांट का ही बोटेनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है, पपावर सोमनीफेरम। तो इसका आंसर हो जाएगा पपावर सोमनीफेरम। क्लियर है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, सब पढ़ाया हुआ है, देख लो। स्पोरोजोइट्स इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। स्पोरोजोइट संक्रामक अवस्था है किस रोग में, मलेरिया रोग में। मलेरिया रोग में स्पोरोजोइट क्या होते हैं बाबू, तो स्पोरोजोइट हंसुआ के आकृति के सेल होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, जो वास्तविकता में क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं। हाँ, जो प्रोटोजोआ हैं उसमें प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम का जो संक्रामक अवस्था है उसी को हम लोग नाम देते हैं स्पोरोजोइट। जब कोई फीमेल एनोफिलीज मच्छर किसी हेल्दी ह्यूमन को काटती है तो क्या होता है, उसके लार में जो स्पोरोजोइट्स रहते हैं वही हमारे ब्लड में डाल देती है और हमको बीमारी हो जाता है। तो स्पोरोजोइट्स मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूटिलाइज टू प्रिपेयर स्विस चीज। स्विस चीज को बनाने के लिए किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो स्विस चीज को बनाने के लिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, यहां पर देखना, स्विस चीज को बनाने के लिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी का उपयोग किया जाता है। यहां पर लिखा है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ये रॉकफोर्ट चीज के लिए ईस्ट और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इनको तो हम लोग नहीं रखेंगे। यहां देखो एक चीज कैसे गड़बड़ है सो समझो। इन लोगों ने क्या किया है कि यहां पर पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, देखो साइंटिफिक नेम है ये, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी साइंटिफिक नेम है। तो क्या किया है कि इसको देखो, इसको इटैलिक्स में टाइप किया है, तिरछा टाइप किया, तिरछा। तो तिरछा टाइप करना ना, ये नोमेनक्लेचर का रूल है। तो ठीक काम किया है कि जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम, उसको तिरछा लेटर में लिख दिया है। लेकिन फिर देखो गलती कहाँ किया, इसको अलग अलग अंडरलाइन किया है। अरे अंडरलाइन तो करते हैं जब हाथ से लिखते हैं, तब जब हाथ से लिखते हैं हम लोग साइंटिफिक नेम को, तो क्या करते हैं, जो दोनों वर्ड्स हैं, पहला जीनस को बता रहा है, दूसरा किसको, स्पीशीज को, तब उनको हम लोग सेपरेटली क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। आप देख लीजिए दोनों काम किया है, ये तो खुद ही गलत किया है। चलो आगे बढ़ो। हु एस्टेब्लिश्ड दैट पेनिसिलिन इज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। कौन एस्टेब्लिश किया कि पेनिसिलिन बड़ा काम का एंटीबायोटिक है, फ्लेमिंग साहब और कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हो गया ये। अगला,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्ट्स ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, याद करो। ग्राफ्ट रिजेक्शन किसके कारण होता है? ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, याद करना, किलर सेल्स। याद है? हाँ, किलर सेल्स। और ये किसके हिस्सा हैं? ये हिस्सा है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा CMI या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये आपको पढ़ाया हुआ है ग्राफ्ट रिजेक्शन, नहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, अंग प्रत्यारोपण को अस्वीकृत करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अगला, एटलस 66 का संबंध किससे है? एटलस 66 हाल ही में तो बताया था, एटलस 66 हाल ही में तो बताया था आप लोगों को। एटलस 66 किसका वैरायटी है? ये है व्हीट का, गेहूं का बायो फोर्टिफाइड वैरायटी। एटलस 66 गेहूं का बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। चलिए अपने मन में सोचिए, विचार करिए कि ये 70 में से 35 क्वेश्चन का रास्ता हम लोग तय किए हैं। कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं हो रहे हैं या आपके पढ़ाए हुए नहीं हैं? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, आप अगर ईमानदार हैं ना बाबू, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ध्यान रखिएगा, आपकी ईमानदारी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है कि एटलस 66 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। ये स्ट्रेटजीज फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में कराया गया है आपको। एटलस 66 व्हीट का क्या है? एक बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है व्हीट का, गेहूं का। मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। 4 से 6 जनरेशन तक अगर एकदम जो निकट संबंधित इंडिविजुअल्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका अगर क्रॉस कराते हैं, इसी को इन ब्रीडिंग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इन ब्रीडिंग कहते हैं। कुछ होशियार लोग हैं, मैसेज डालने के बाद क्लास नहीं आते हैं तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना बाबू। ये सब करा दिया गया, जो छूटा फूटा था वो सब करा दिया गया है। चलिए, ठंड में ठंड लगती है, गर्मी में लू लग जाता है, बरसात में भीग के गल जाते हैं, तो उसका कोई उपाय नहीं है। विच टाइप ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। डीएनए पर किस तरह का चार्ज प्रेजेंट होता है? डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, मतलब ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेश होता है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो, व्हाट इज इल्यूशन। इल्यूशन क्या होता है? इल्यूशन तो हम लोग पढ़े हुए थे, कहाँ पढ़े थे? एक एक चीज को ने याद करो, अपने माइंड में फोल्डर बनाओ, उधर जाओ, जाके सर्च मारो, कहाँ पढ़ा था? हम लोग पढ़े थे इस टर्म को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जब रंगाई उंगाई करके इथिडियम ब्रोमाइड से हम लोग जेल को देखते हैं, उसमें डीएनए के खंड कहाँ कहाँ हैं, तो उस टाइम में जब हम लोग उसको पहचान जाते हैं कि यही डिजायर्ड जीन है, जेल सहित काट के निकालते हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इल्यूशन कहते हैं। यहाँ देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एगारोस जेल पीसेस, तो सीधे ही दे दिया, ये हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूटिलाइज्ड टू इंट्रोड्यूस डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में डीएनए के खंड को डालने के लिए कौन से प्रोसेस का उपयोग करते हैं? डीएनए को जब बैक्टीरिया में डालते हैं, बाहरी डीएनए जब बैक्टीरिया में डालते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। What is done to make bacterial cell competent to take up DNA? बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का था। कहता है कि बैक्टीरिया का सेल किसको नहीं लेता है? बाहरी डीएनए को आसानी से नहीं लेता है ना, नहीं लेता है, तो बैक्टीरियल सेल को तैयार किया जाता है कि भाई मान जाओ, ले लो बाहरी डीएनए को। इसके लिए कौन कौन सा तरीका? आपको 2 तरीका बताया था। एक डाई पॉजिटिव जो आयन्स होते हैं, बाइवेलेंट आयन्स, मतलब कैल्शियम आयन, उससे हम लोग उपचारित करते हैं, उससे ट्रीट करते हैं हम लोग बैक्टीरियल सेल को, या फिर उनका पूरा इलाज करते हैं, हीट शॉक देते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग ऑप्शन में, ऑप्शन है ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विद डाईवैलेंट कैटायन। ठीक है ये ऑप्शन। आगे देखते हैं, ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विद डाईवैलेंट एनायन, एनायन तो होगा ही नहीं। इंक्यूबेटिंग बैक्टीरियल सेल एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करेंगे। एक्सपोजिंग बैक्टीरियल सेल टू हीट शॉक, ये भी सही है। अब यहाँ देखो, थोड़ा हो गया ना गड़बड़। ये जो ऑप्शन बनाए गए हैं,
तो इसमें क्या है ना कि दोनों ऑप्शन ए और डी सही है। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है, दोनों करेक्ट हैं। नहीं दिया है, अब बना दिया ऑप्शन तो कोई बात नहीं है। What is added for precipitation of purified DNA during isolation of DNA? कहता है कि डीएनए का जो हम लोग जो प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उसको निकालने के लिए किस चीज को हम लोग डालते हैं, किस चीज को ऐड करते हैं, हम लोग इथेनॉल को, ठंडा इथेनॉल को ऐड करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। PBr 322 में प्रतिबंधित स्थल बाम H1 कहाँ होता है बा? वेयर इज द रिकॉग्निशन साइट बाम H1 प्रेजेंट इन PBr 322? अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन किस सेंस में कि आपको क्या PBr 322 याद है? PBr 322 याद करो, एक हम लोग बोले थे कि आर्टिफिशियल वेक्टर है, इसमें बाम वन जो H1 जो एंजाइम है वो कहाँ होता है? इसमें यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन होता है और यहीं पर होता है क्या बताओ? बाम H1। तो ध्यान रखना, इसमें कहीं देखो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, आंसर हो जाएगा सी, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के नजदीक होता है। अगला देखते हैं हम लोग। Which of the following is selectable marker gene in PBr 322? PBr 322 में सेलेक्टेबल मार्कर जीन कौन से होते हैं? मार्कर जीन, निशान जीन कौन कौन से होते हैं? तो एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। मतलब क्या हो जाएगा बताओ? मतलब हो जाएगा यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन, तो ए एंड बी आंसर हो जाएगा इसका, ए और बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। Which of the following is not required for PCR? PCR के लिए किसका जरूरत नहीं है? प्राइमर का जरूरत यस है, डीएनए प्राइमर चाहिए हमको, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जिसको हम लोग टैक पॉलीमरेज बोले थे, टैक पॉलीमरेज, याद है ना? टैक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकालते हैं जो हाई टेम्परेचर पर काम करता है ये एंजाइम। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स तो चाहिए ही चाहिए ना डीएनए के लेंथ को बढ़ाने के लिए, तो क्या नहीं चाहिए? नॉट रिक्वायर्ड पूछ रहा है, क्लोनिंग वेक्टर का जरूरत यहां पर नहीं है। क्लियर हो गया ये? क्लोनिंग वेक्टर का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंट्रोल्स द कॉटन बॉलवर्म? कॉटन बॉलवर्म को कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है? प्रोटीन इनकोडेड बाय CRY1AC एंड CRY2AB, ये जीन हो गए, इनसे बना हुआ प्रोटीन, प्रोटीन इनकोडेड बाय CRY1AB। ये तो कॉर्न बोरर के लिए पढ़े थे हम लोग, साफ साफ लिखा हुआ था, ये कॉर्न बोरर के लिए और ये बॉलवर्म के लिए, बॉलवर्म के लिए। तो ये तो आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, आंसर निकल गया। आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी? देखो कितना हाईलाइट करके हम लोग पढ़े थे इसको। जो रोजी जो पहली ट्रांसजेनिक काउ थे उसके मिल्क में कौन सा मानव प्रोटीन था? अल्फा लैक्ट अल्बुमिन। ह्यूमन बेबीज के लिए, मानव के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी, उनके लिए बहुत ही उपयोगी था। आंसर लगा देना अल्फा लैक्ट अल्बुमिन, ए। अगला, गोल्डन चावल, गोल्डन राइस इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग? गोल्डन राइस, ये भी पढ़ा हुआ था बायोटेक्नोलॉजी में, विटामिन ए में क्या होता है? रिच होता है, उसमें विटामिन ए ज्यादा होता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप? जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम पौधों का कौन सा एडवांटेज या लाभ नहीं है? देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, एबायोटिक जो स्ट्रेस है और जैव तनाव है उसको लेकर के क्रॉप जो है वो ज़्यादा उसको सहन करते हैं। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, पहला लाइन हम लोग यहीं लिखे थे। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, बिल्कुल सही बात है, बीटी कॉटन वगैरह क्या है? पेस्ट रेसिस्टेंट है, तो ये भी सही है। इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, भोजन के जो पोषक गुण है उसको बढ़ाता है। कभी ना हम लोग गोल्डन राइस का बात किए हैं। टू मेक सोमैटिक हैबिटेशन इजी, ये गलत, डी जो है वो क्या है? जीएम फसल का लाभ नहीं है, आंसर हो जाएगा। ये तो आसान आसान से क्वेश्चन है, देखो ना तुम लोग। निम्नलिखित में से किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है? ये देखो थोड़ा सा इधर उधर से क्वेश्चन कर दिया है ये। किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है? कैंसर, अल्जाइमर, सिस्टिक फाइब्रोसिस। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर, इनके लिए क्या है ना, ये जो नमूने हैं वो उपलब्ध है। मलेरिया के लिए उपलब्ध नहीं है। थोड़ा इसका अंग्रेजी वर्जन देखा जाए। Which of the following human disease
देखो ट्रांसजेनिक, इसमें परजीवी लिख दिया है, पराजीनी होना चाहिए, मुझे लगा है डाउट। देखो तो देखें जरा से, इसको हटा के हम देखो ये कितना बड़ा गलती है। ये बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है और ये कितनी बड़ी गलती है। यहाँ देखो परजीवी लिखा हिंदी में, देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा परजीवी नमूना, अंग्रेजी में इसके लिए देता है ट्रांसजेनिक। देख लीजिए आप लोग क्या हाल है, ट्रांसजेनिक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पराजीनी कहते हैं या परजीनी कहते हैं। परजीनी को लिख दिया परजीवी, नहीं, यही अन्याय है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ। देख लीजिए आप लोग, नोट करके रखिएगा, इसको फोन करिए बोर्ड में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोग करिए फोन। यहाँ देखिए, यहाँ देखो लिखा हुआ है ट्रांसजेनिक मॉडल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। On which of the following varieties an American company got patent rights in 1977? कहता है कि 1977 में किस वैरायटी पर अमेरिकन कंपनी ने क्या किया था, पेटेंट हासिल किया था। तो बासमती पर पेटेंट हासिल किया था। ये भी आपका पढ़ा हुआ है कि भारत ने बासमती, नीम और हल्दी जो है उसका पेटेंट जो वो प्राप्त किया हुआ है। ये सब आप लिखे थे, कहानी भी सुनाया था आपको कैसे अमेरिका हम लोगों के साथ धोखाधड़ी किया था। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is incorrect about synthesis of genetically engineered insulin? ध्यान से सुनना, genetically engineered insulin का मतलब हुआ ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमलिन। अब उसके संश्लेषण संबंधित कौन सा कथन असत्य है, ये देखो जरा सा, यहां देखना। कहता है कि सिंथेसिस ऑफ सेपरेट डीएनए सीक्वेंस फॉर चेन ए एंड चेन बी, हम लोग तो ये बात कहे ही थे कि चेन ए के लिए ई लिली जो कंपनी थी, याद करो, ई लिली जो कंपनी थी उसने क्या किया, चेन ए और चेन बी के लिए अलग अलग डीएनए सीक्वेंस बनाया था। तो स्टेटमेंट सही है। डीएनए सीक्वेंसेस फॉर चेन ए एंड चेन बी वेयर लाइगेटेड विद प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ई कोलाई में ही ना उसका कल्चर कराया था। ये स्टेटमेंट भी सही है। सेपरेट सिंथेसिस ऑफ चेन ए एंड बी, चेन ए और चेन बी का अलग अलग संश्लेषण कराया, तो सही हो गया बात। चेन ए एंड चेन बी वेयर लिंक्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड, अरे बाप रे बाप, कौन से बॉन्ड से, डाई सल्फाइड बॉन्ड से, डाई सल्फाइड बॉन्ड से क्या किया था, उनको लिंक किया था। ये हम लोग पढ़ा था ना, ये चेन ए मान लो, ये चेन बी मान लो, इसको किस बॉन्ड से लिंक किया, डाई सल्फाइड बॉन्ड से लिंक किया था। क्लियर है बात। तो डी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। आगे बढ़ जाते हैं बाबू। नेम ऑफ एम एस स्वामीनाथन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, बताओ। एम एस स्वामीनाथन अभी ये मर गए हैं, एम एस स्वामीनाथन साहब इंडिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। आज हम लोग को जो इतना भरपेट भोजन मिल रहा है और दुनिया भर का जो गवर्नमेंट फ्री में अनाज बांट रही है, तो इसका मतलब क्या समझे हम लोग कि इंडिया में बहुत अनाज का प्रोडक्शन हो रहा है। एक समय था कि हम लोग भीख देते थे अनाज, अमेरिका जैसे देश, मैक्सिको जैसे देश, ये सब लोग हम लोग को भीख देते थे अनाज खाने के लिए। हम लोग इंतजार करते थे कि वहाँ से आएगा तो खाएंगे। आज हम लोग भीख दे देंगे। यहाँ देखो, एम एस स्वामीनाथन का ही देन है और इसी को न कहते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, एम एस स्वामीनाथन, याद करिएगा। Which of the following is not included in main biome of India? इंडिया के बायोम में, बायोम पहले सोचो, जैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऐसे नहीं पढ़े हैं, लेकिन जरा पहुंचने का कोशिश करते हैं आंसर तक कि पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। इंडिया के बायोम में कौन शामिल नहीं है, तो बायोम क्या बताए थे हम लोग, एक बड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया होता है, एक बड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसमें सारे जो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिनका आपस में इंटरेक्शन होता है, उसको हम लोग मिला करके बायोम कहते हैं। अब देखो जरा सा ऑप्शन पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हिंदी भी पढ़े यहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय प्रचुर वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय प्रचुर वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ भी बढ़ा चढ़ा के बात लिख दिया है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन लिखता तो काम चल जाता है। भारत जो है इसका अगर लोकेशन देखोगे, मान लो ये ग्लोब है, यहाँ अगर थोड़ा समझो छोटा सा में, और ये है विषुवत रेखा इक्वेटर, ठीक है। तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 सब बताया हुआ है तुमको साउथ डिग्री में, ये बीच का जो एरिया है इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। बाबू यहाँ तो ना इक्वेटर के आसपास बहुत वर्षा होती है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है, वन होता है, उसी को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहेंगे। भारत का पोजीशन यहाँ है, ये
ऐसे इक्वेटर के नज़दीक 8.4 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है हमारा इंडिया, तो यहाँ देखो तो पहले 8.4 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इक्वेटर से ऊपर से हम लोग शुरू हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो साउथ इंडिया में मिलेगा ही उष्णकटिबंधीय वर्षा बनती है, तो ठीक ही है। डेसिडिवस फॉरेस्ट, यहाँ देखो तो बाबू ये वाला जो कर्क रेखा है, लाइन ऑफ कैंसर, देखो इसके ठीक ऊपर हम लोग हैं, कुछ मिला के यहाँ पे अगर हम लोग अपना लोकेशन थोड़ा सा और उधर ही करो, अब छोटा सा मैप है तो हम कितना बनाए, मिटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा यहाँ मान लेना, लो गया ऐसे मान लो, तो हम लोग यहाँ पर हैं मोटा मोटी, यहाँ पर बस समझ आ रहा है। तो अपने यहाँ देखेगा कि क्या होता है, आम पीपल सब अपना पत्ता गिरा देता है, पत्ता गिरा देता है, वो डेसिडिवस प्लांट्स हैं, उनका जंगल डेसिडिवस फॉरेस्ट, तो ये भी अपने यहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है। डेजर्ट बायोम, इधर आ जाओ तो इधर में, अब इधर में क्या है, इंडिया में डेजर्ट मिलता है, नहीं राजस्थान में थार मिलता है, तो डेजर्ट बायोम भी है। ग्रास लैंड्स, ध्यान रखना इंडिया में एक भी फेमस ग्रास लैंड नहीं है, चारागाह नहीं है, नहीं स्टेपीज, प्रेरी, पंपास कहीं पढ़ा है इंडिया में? इंडिया में एक भी फेमस ग्रासलैंड नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रासलैंड होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट अ वेरिएबल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, कितना बात है यार, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का बड़ा विस्तार जो ऑर्गेनिज्म जो जीव सहन करते हैं उनको क्या कहा जाए, यूरी की स्टेनो, यूरी थर्मल्स, यूरी थर्मल। आसान सा क्वेश्चन है ये, पढ़ा हुआ सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कहां से आया है क्वेश्चन, याद है कुछ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से आया है ये क्वेश्चन। आपको पूरा बताया था कि टेम्परेचर टॉलरेंस के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, देख लीजिएगा निकाल के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, कहता है एट्रीब्यूट का मतलब गुण, कौन सा पॉपुलेशन का गुण नहीं है। सेक्स रेशियो बिल्कुल है, पढ़ाया है आपको। पॉपुलेशन डेंसिटी बिल्कुल है, बर्थ रेट बिल्कुल है। एनर्जी फ्लो ये किसका, पॉपुलेशन का गुण है, ये इकोसिस्टम का कैरेक्टर है एनर्जी फ्लो। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह या एनर्जी फ्लो। आगे बढ़ो। Which plant was introduced in Australia in 1920 which caused havoc in millions of hectares of rangeland? बाप रे बाप, कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पौधा इंट्रोड्यूस हुआ था 1920 में, ये हम लोग के यहाँ भूतहा साल 1920 में, जो कितना हेक्टेयर्स को, लाखों हेक्टेयर्स क्षेत्र में तबाही मचा दिया था। ये इन्वेडिंग वेराइटी है, आक्रामक पौधा है लैंटाना, लैंटाना यहां पर रखना है आंसर में। आगे बढ़ो। स्पर्धी अपवर्जन नियम किसने प्रतिपादित किया, तो थोड़ा यहां देखें हम, इनका इंग्लिश वर्जन देखा जाए। हु प्रोपाउंडेड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखो तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गॉस साहब दिए थे, इसमें तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं देखना है। गॉस साहब ने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। हम लोगों ने कंपटीशन पढ़ा था, नहीं नेगेटिव इंटरेक्शन में, अब वहीं पर ये बात पढ़ लिया था हम लोगों ने। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, लिस्ट लगा के, लाइन लगा के हम लोगों ने लिस्ट बनाया था म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल का। कैटल, एग्रेट एंड कैटल, लाइकेन, माइकोराइजा, रिलेशनशिप बिटवीन फिग एंड वास्प। देखो तो लाइन से उठा के अपना कॉपी चेक करना ईमानदार बन करके, ये तीनों एग्जाम्पल तुम्हारे कॉपी में लिखे होंगे, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल और ये है कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल। पढ़ो तो सही बाबू, अभी भी टाइम है 10 दिन, साफ पी जाइए। यहां देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स ब्रूड पैरासिटिज्म इज ऑब्जर्व्ड, ब्रूड पैरासिटिज्म, अंडा चोरी वाला, अंडा दूसरे के घोंसला में रखने वाला पैरासिटिज्म कहाँ था, पढ़ा था, बता दो यहाँ पे। ये कोयल जो है इसी का धंधा है, नहीं ये बहुत चतुर है, कौवा के नेस्ट में डाल देती है अपना अंडा। यहाँ देखो, इसी को बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ। देखो यूं ही नहीं कहते हैं कि आप नोट्स पर डिपेंड रहिए, उसी को 100 बार पढ़िए, एनसीईआरटी को कई बार पढ़िए, और इसके बाद से जो है ना, जो भी एग्ज़ाम आता है वो एग्ज़ाम दीजिए, समझे ना। आप लोगों को खुद ही मन करता है क्या, लंबा चौड़ा होने का, चीज़ों को जटिल बनाने का, चीज़ों को टफ बनाने का, तो क्या होगा, आप खुद ही ना उसमें उलझेंगे। एकदम सिंपल सरल सा प्रक्रिया है। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको ईमानदारी से पढ़ लेना है, थोड़ा घर में जाके 10 मिनट रिवाइज कर लेना है, एक आध अच्छे फ्रेंड बनाइए, उनके साथ डिस्कशन कर लेना है, अब बस चलते रहना है लगातार।
सारा तैयारी अपने आप जो है वो होते चला जाएगा। आपको बात समझ में नहीं आती है, जो बच्चा समझ रहा है उसकी तैयारी पक्का अच्छी होगी, ध्यान रखिएगा। अभी आज हम लोग बात कर रहे हैं 20 तारीख है ना, 20 तारीख को बात कर रहे हैं, अभी टाइम है, मैं यहीं रहूँगा। जिनको जिनको डाउट है, जिनको जिनको दिक्कत है कहीं पर भी, डाउट तो इतना दिन से पूछता रहा हूँ, डाउट पूछो। एक भी बच्चा एक भी डाउट नहीं पूछा, कमाल हो गया इस साल, कमाल हो गया कि एक भी बच्चा एक भी डाउट पूछने के लिए नहीं आया है। ठंड लग रही है या मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, पता नहीं क्या आपके दिमाग में चल रहा है। अभी भी टाइम है, जोर लगा के पढ़िए, डाउट्स लेकर के आ सकते हैं तो आइए, यहीं रहेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगर दिक्कत होगा कॉल करके आ जाइएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, उनको भी देख लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑटोट्रॉप्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ऑटोट्रॉप का मतलब स्वपोषी क्या करते हैं बताओ, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल CO2 इनऑर्गेनिक, H2O इनऑर्गेनिक, फोटोसिंथेसिस में C6H12O6 ग्लूकोज बना देते हैं ऑर्गेनिक। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये रेडिएंट एनर्जी का मतलब लाइट, ये तो पढ़ा ही था हम लोगों ने। एनर्जी फ्लो इज सर्कुलर, महा झूठा है, एनर्जी फ्लो इज लीनियर। बोलो, हाँ बोला था ना कि ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में होता है। जब यूनिडायरेक्शनल होगा तो देखो ना, ये दिशा सीधी नहीं हो जाएगी, तो सर्कुलर मतलब क्या हो गया, गलत बात। हेटेरोट्रॉप्स फीड ऑन ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप को खाते हैं, तो बात सही है। हाँ? हम लोग परपोषी स्वपोषियों को खाते हैं। डिकम्पोजर्स मैटर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, मरे हुए जो जीव हैं उन्हीं को अपघटित कौन करते हैं, डिकम्पोज। ये भी सही है, आंसर हमारा हो जाएगा ये। आपको ध्यान रखना है, एक चीज मैं इसमें नोट कर रहा हूं क्या मॉडल पेपर में, कि स्टेटमेंट जो पूछ रहा है उसमें करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो एग्जाम में खूब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है। ऐसा नहीं हो कि आप उल्टा उत्तर देके आ जाए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती हैं बताओ तो पहले, 1000 के आसपास। ये हमारा NCERT लिखता है। कितना आसान क्वेश्चन था ये। IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है बताओ, अकॉर्डिंग टू IUCN। कितना आपको याद कराया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हाउ मेनी एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज अकर ऑन अर्थ, अर्थ पर कितना स्पीसीज है, 1.5 मिलियन। आसान सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर 1.5 मिलियन। टीलमैन के प्रयोगों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। टीलमैन का संबंध बायोडाइवर्सिटी से। टीलमैन का संबंध किससे है, बायोडाइवर्सिटी से है, ठीक है। What is the main reason for extinction of Steller sea cow? Steller sea cow जो है ना, यहाँ देखो स्टीलर समुद्री गाय, इसके विलोपन का मुख्य कारण क्या है, इसके विलोपन का मुख्य कारण है अति दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अति दोहन के कारण ये विलुप्त हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट यूटिलाइज्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर। ये क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल इश्यूज का, अभी पढ़ाए हैं थोड़ा दिन पहले। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज में कैटालिटिक कन्वर्टर के अंतर्गत हम लोग प्लेटिनम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, पैलेडियम यूज़ करते हैं, रोडियम यूज़ करते हैं, पोलोनियम यूज़ नहीं करते हैं। ये तो रेडियो एक्टिव है ना पोलोनियम, इसका यूज़ नहीं करते हैं। बात समझ आ गया, ये भी हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन है बाबू, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। जो पीड़कनाशी है, कीटनाशक, उनके उपयोग से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। देखो फिर असत्य ही पूछ रहा है। यूज्ड फॉर इनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो गलत बात है। अरे कीट को मारने के लिए करते हैं ना। नॉट हार्मफुल फॉर नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, जो नॉन टारगेट है, जिनको नहीं मारना चाहते उनके लिए हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कई बार तो हम लोग क्या करते हैं, खेत में दवाई छिड़क देते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, कीट मारने के लिए। हमारी बकरी जाके चढ़ गई पौधा को तो बकरी मर जाती है, तो नहीं हो गया, हमने कहाँ टारगेट दिया था कि बकरी मारना है। बायो मैग्निफिकेशन इनका होता है, ये बात सही है, बायो मैग्निफिकेशन इनका होता है। मेनी फोल्ड इंक्रीज इन यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, पीड़कनाशी के प्रयोग में। क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ने दो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स के यूज से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है, गलत है कह रहा है, ये इनकरेक्ट है।
तो यूज्ड फॉर इन्हांसिंग क्रॉप प्रोडक्शन, हाँ ठीक है, ये सही है। ये कहे कि क्रॉप प्रोडक्शन पेस्टिसाइड डालेंगे तो कीड़ा कम खाएगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये नॉट हार्मफुल फॉर नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, ये तो गलत है, ये ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन तो होता है, आज ही बता रहा था बायोमैग्निफिकेशन, तो ये तो होता है। और मैनीफील्ड इंक्रीज, ठीक है, लगातार जो है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग बढ़ा रहे हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा तुम्हारा जो असत्य है वो बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके मॉडल पेपर में जो 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो ऑनलाइन अवेलेबल था वही था, उसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे। आप एक बार देख लीजिए, नोट्स से अपने तुलना कर लीजिए कि क्या ईमानदारी से किया जाए। 35 क्वेश्चन नहीं होगा, हाँ, तो 35 क्वेश्चन अगर हो जाता है तो 70 थोड़े ना करना है रे, हैं। हाँ, यहाँ से तो मैं देख रहा था कि 67-68 हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर अगर लेफ्ट राइट हैं तो खूब होशियारी से, टाइम है, नोट्स को रिवाइज करो, जहाँ दिक्कत है डाउट को दो। बाकी जो प्रीवियस ईयर में कुछ बचा हुआ है 2-3 साल का, वो भी मैं बैक टू बैक 3-4 दिनों में करा देता हूँ। चलो, गुड लक, मेहनत करो खूब।